सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. सुयसो हिंदी माध्यमिक विद्यालय कलंबोली, कक्षा 10वीं, विषय गणित भाग 2, BS माड़ी. अभी प्रकरण के अनुसार जो विकल्प से गुण दिए गए हैं, पहला प्रकरण है समरूपता. समरूपता में 10 गुण है विकल्प के साथ में, और पाइथागोरस का प्रमेय जो है उसको 7 गुण है. वृत्त में 12 गुण है. भूमितीय रचना जो है उसमें 7 गुण है. निर्देशांक भूमिति जो है 7 गुण है. त्रिकोणमिति 7 गुण है और महत्व मापन 10 गुण है. इस चार्ट से समझ में आता है कि कौन सा प्रकरण अपने को ज़्यादा पढ़ना है और अधिक से अधिक नंबर कैसे प्राप्त करना है, वो अपन देखकर उस प्रकरण की पढ़ाई अधिक समय तक अपन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उसके ऊपर हल करना अपने लिए आवश्यक है. तो इसलिए समरूपता ये जो प्रकरण है 10 नंबर पहला ही प्रकरण है, और लास्ट का जो प्रकरण है महत्व मापन उसको भी 10 नंबर है. और वृत्त ये 3 प्रकरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है. लगभग 32 नंबर जो है 32 मार्क्स का उसमें आ जाता है, और पेपर जो है अपना 40 ही नंबर का है, और विकल्प के साथ में अपने को दिया गया है 60 नंबर का है, और इसमें से 20 नंबर जो है अधिक दिया हुआ है. तो पढ़ाई करते समय अपने को जो प्रकरण अपने को कठिन लगता है, यदि उसे कम भी पढ़ाई किया और जो सरल लगता है वो अधिक पढ़ाई किया तो अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं. अभी प्रश्न का जो स्वरूप है, प्रश्न पत्रिका का जो स्वरूप है, तो उसमें प्रश्न पत्र प्रारूप मतलब जो दी गई प्रश्न पत्रिका है वो किस आधार से है. तो उसमें पहला प्रश्न में ए और बी है. ए और बी में पहला जो है ये बहुपरयाय प्रश्न है, और बहुपरयाय प्रश्न में 4 नंबर है और विकल्प के साथ में भी 4 ही नंबर है. अब ये जो बहुपरयाय प्रश्न है उसमें 4 कथन दिए रहेंगे, उसमें पर्याय दिए रहेंगे. प्रत्येक कथन को 4 A, B, C और D. अपने को ये बहुपरयाय प्रश्न में पहला जो कथन होगा उसका पर्याय लिखना होगा. समझो उसका B पर्याय सही है तो 1 B लिखने का. दूसरा उसमें C पर्याय सही है तो 2 C लिखने का. तीसरे में D बराबर है तो तीसरा 3 D लिखने का, और चौथे में A बराबर है तो 4 A लिखने का. तो इसके आधार से अपन ध्यान में आता है कि कोई भी पर्याय जो है खाली नंबर और A, B, C, D जो भी है सही वो लिखने का, पूरा कथन लिखने की ज़रूरत नहीं है. बी भाग जो है उसमें 4 प्रश्न है, और चारों उप प्रश्न में 2-2 अपना 1-1 नंबर है. तो प्रत्येक नंबर जो है 1 नंबर उसे हल करना है. प्रश्न को हल करने के बाद 1 या 2 स्टेप में हल हो जाएगा, अधिक से अधिक 3 स्टेप में तो उसका 1 नंबर रहेगा. तो ऐसे 4 प्रश्न उसमें से भी हल करना है. मतलब पहला जो प्रश्न है ए और बी में वो कुल 8 नंबर का है, और बहुत ही सरल होता है. उससे कोई इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि 8 नंबर प्राप्त करना बहुत ही आसान है, क्योंकि पर्याय चुनकर लिखना वो भी सही है और 4 को हल करना वो भी सही है. दूसरा प्रश्न जो है ए, उसमें से 3 में से 2 हल करना है. दूसरा जो प्रश्न है ए में 3 में से 2 हल करना है, उसको नंबर है 4 और विकल्प के साथ में दिया है 6 नंबर. इसमें एक्स्ट्रा दिया है अपने को 2 नंबर. और ये जो कृति है ए में उसमें 2 कृतियाँ दी रहेगी, और प्रत्येक कृति में 4-4 रिक्त स्थान होंगे. मतलब एक कृति को 2 नंबर है तो उसमें 4 रिक्त स्थान है, तो प्रत्येक रिक्त स्थान को आधा नंबर रहेगा. तो इसके आधार से 2 नंबर मिल जाएंगे. और दूसरी जो कृति है उसमें भी 4 रिक्त स्थान हो गए, उसमें भी 2 नंबर मिल जाएगा. मतलब 2 और 2 4 हो जाएगा. समझो अपने को विकल्प के साथ लिखना होगा तो तीनों भी लिख सकते हैं, परंतु नंबर अपने को 4 ही मिलेगा, 6 नंबर नहीं मिलेगा. तो इसलिए अपने को 2 ही लिखना है. यदि आवश्यकता होगा तुम्हें लगेगा तो ये गलत हो सकता है तो तीसरा भी लिख सकते हैं. बी भाग जो है उसमें से 5 में से 4 उप प्रश्न हल करना है. 5 में से 4 उसको नंबर है 8, विकल्प के साथ है 10. तो अभी ये 5 में से 4 हल करने के प्रत्येक को 2-2 नंबर है, उसमें कम से कम 4 या 5 स्टेप हो सकती है.
तो प्रत्येक प्रश्न में 2-2 नंबर है, तो 4 2 8 और विकल्प के साथ लिखा तो 10, पर 10 नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा? 8 ही नंबर मिलेगा। प्रश्न तीसरा है ये, उसमें कृति दी गई है, 2 में से एक कृति पूर्ण करना। 2 कृतियां दी रहेगी, उसमें से एक ही पूर्ण करना है अपने को। तो प्रत्येक उसमें कम से कम 6 रिक्त स्थान होंगे। ये जो तीसरी कृति है, तीसरा प्रश्न के ये भाग है, उसमें 6 रिक्त स्थान होंगे, तो 6 प्रत्येक को आधा नंबर होगा तो 3 नंबर मिलेगा। एक ही कृति पूर्ण करनी है, वहाँ पे दिए रहेगी 2, तो कम से कम अपने को यदि दोनों भी लिखना होगा तो परंतु समय के अनुसार अपने को एक ही लिखना जरूरी है। तो जो सही लगता है वही लिखने का, उसको नंबर 3 ही मिलेगा, 6 नंबर नहीं मिलेगा। तीसरा बी है, 4 में से 2 उप प्रश्न हल करो, उसको प्रत्येक को नंबर है 3 नंबर है, तो 2 एक्स्ट्रा दिए है अपने को, तो 4 गुना 3 12, मतलब प्रत्येक प्रश्न उप प्रश्न को 3 नंबर है, तो 4 गुना 3 12 हो जाते हैं, परंतु अपने को कितना नंबर मिलेगा? 6 ही नंबर मिलेगा, इसलिए 2 ही हल करना है उसमें से। और 2 उसमें कम से कम स्टेप 5 या 6 स्टेप में आएगा वो आंसर। प्रत्येक को नंबर होगा 3, 3 गुना 2 6, यदि 4 भी लिखा तुमने तो नंबर मिलेगा 6 ही। परंतु ये सभी अपन विकल्प के साथ लिखते गए तो समय अपने को कम पड़ सकता है और अपने को पेपर छूट जाएगा। इसलिए समय जो दिया गया है अपने को वो 40 नंबर पे ही दिया गया है, 60 नंबर का समय नहीं दिया गया है। इसलिए विकल्प के साथ लिखते समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो अपने को सही लगता है वही लिखो। जो 4 में से 2 है तो 2 ही हल करो। हाँ, बाद में यदि समय बचा तो बाकी जो बचे हुए वो भी हल कर सकते हैं। प्रश्न चौथा जो है, ये प्रश्न थोड़ा अलग है, चुनौतीपूर्ण प्रश्न है वो। उसमें से 3 में से 2 ही हल करना है, परंतु नंबर है 8 और दिया है विकल्प के साथ 12 नंबर का दिया है। ये जो प्रश्न है ये पाठ्य पुस्तक के बाहर का प्रश्न है, मतलब पाठ्य पुस्तक में इसका कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा, परंतु पाठ्यक्रम पर आधारित है। पाठ्यक्रम पर आधारित है, इसीलिए इसमें से 2 हल करना है। 4-4 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, तो ये किताब में अपने को कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए पाठ्यक्रम पर जो आधारित प्रश्न है उसके आधार से इसको हल करना है। मतलब जो भी प्रमेय है, जो भी गुणधर्म है, वो सभी अच्छी तरह से यदि अपने को ये ज्ञात होंगे तो ये प्रश्न अपन आराम से हल कर सकते हैं। तो ये जो चौथा प्रश्न है ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, और चुनौतीपूर्ण प्रश्न हल करते समय बहुत ही सोच के हल करना पड़ता है। तो इसलिए पढ़ाई जितनी ज़्यादा करोगे उतना वो प्रश्न जल्दी आसान से हल हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, उसमें जो है ये रचनात्मक प्रश्न है 5वां प्रश्न। और रचनात्मक प्रश्न में ये जो विद्यार्थी उसमें से 2 में से एक ही हल करना है, उसको 3 ही नंबर है। पर ये प्रश्न जो है ये पाठ्य पुस्तक में कहीं भी नहीं मिलेगा, जो पढ़ाया गया है उसमें ये प्रश्न नहीं मिलेगा। 2 में से एक ही हल करना है, परंतु ये प्रश्न दोनों भी अलग होंगे, पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलते, इसलिए ये एक रचनात्मक प्रश्न है। ये जो है विद्यार्थी के विचारों पर आधारित है, विद्यार्थी विचार करके इसका प्रश्न का आंसर लिखे, ये उसके अपेक्षा है। दूसरा है दी गई जानकारी से आकृति बनाना, जो जानकारी दी गई उसके आधार से आकृति बनाना। तीसरा है आकृति अधूरी दी रहेगी उसको पूर्ण करना होता है। चौथा है प्रवाह आकृति बनाना है। 5वां है प्रश्न दिया रहेगा उसको पढ़कर प्रश्न बनाने का और उसे हल करने का। और उसके बाद 7वां है अंदाज, अपना अंदाज लगाने का कि इसका आंसर क्या आ सकता है। तो उसके अंदाज से प्रत्येक का आंसर यदि अलग अलग आएगा तो यदि आंसर सही होगा तो उसे मार्क्स मिलेगा। अंदाज भले अलग हो परंतु उसका आंसर सही होगा तो उसे नंबर मिलेगा। और लास्ट में जो है ये जो प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलेगा, कहीं भी पठित नहीं रहेगा, मतलब पाठ्य पुस्तक के बाहर का रहेगा। इसीलिए ये जो प्रश्न है हल करते समय इसे विद्यार्थी जितना पढ़ाई अच्छी किया होगा उसके आधारित ये नंबर होगा। तो ये 40 नंबर इस तरह से मिले और अपन आसानी से ये प्रश्न पेपर जो है हल कर सकते हैं। तो अभी प्रकरण पहला जो है भाग 2 का वह समरूपता है। तो समरूपता इसमें ये अपना प्रकरण का अर्थ है समरूप। अभी समरूप और सर्वांगसम ऐसे 2 शब्द। सर्वांगसम अपन 9वीं कक्षा में त्रिभुजों की सर्वांग समता में देखा है, सर्वांगसम। और समरूप ये दोनों में अंतर है, दोनों का चिन्ह भी अलग है। समरूप का जो चिन्ह है ये है और सर्वांगसम का जो चिन्ह है
ये है। दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर ये है कि ये सर्वांग सम जो है समान भी है और समरूप भी है। समान भी है और समरूप भी है। और समरूप में खाली समरूप ये चिन्ह दिखाई देता है। अभी समरूप बोला तो उदाहरण है, समझो अभी जो हाथों की उंगलियां है अपनी, ये कैसी है? समान है और समरूप भी है। समान भी है और समरूप भी है। मतलब इस उंगलियों को अपन सर्वांग सम भी कह सकते हैं और समरूप भी कह सकते हैं। परंतु अपने पिताजी और खुद का हाथ ऐसा रखा तो एक हाथ छोटा और एक हाथ का कैसा हो जाए? बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए वो दोनों हाथ समान नहीं है परंतु समरूप हो गए। छोटा हाथी बड़ा हाथी वो कैसे है? समरूप है, समान नहीं है। जुड़ा भाई कैसे है? समान है, मतलब वो सर्वांग सम होते हैं और समरूप भी होते। तो आकृति के आधार से अपन उसको समझ में आ सकता है। ये देखो समरूप की आकृति दोनों भी, ये दोनों त्रिभुजों में देखो, ए बी भुजा 4 दिया है, बी सी भुजा 5 दिया है, ए सी भुजा 6 दिया है। और ये भुजाओं की जो लंबाई दी गई है, दूसरे त्रिभुज में पी क्यू आर त्रिभुज में एक भुजा पी क्यू दिया है 8, क्यू आर दिया है 10 और पी आर दिया है 12। तो दोनों की जो भुजाओं की लंबाई है समान है क्या? समान नहीं है। मतलब समान नहीं है परंतु दोनों त्रिभुज जो है उनका आकार समान है, मतलब आकार ही जैसा दिखाई देता है। भले उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान नहीं है परंतु आकार कैसा है? एक समान है। तो इसलिए वो दोनों त्रिभुज कैसे? समरूप है। समान नहीं है परंतु समरूप है। जैसे माजी और लड़की, उनकी लड़की दोनों कैसी है? समरूप है। परंतु वो दोनों समान, ऊंचाई समान है क्या? नहीं, ऊंचाई समान नहीं है, इसलिए वो समरूप है परंतु वो सर्वांग सम नहीं होते। और सर्वांग सम में अभी तो सर्वांग सम देखा जाए तो दोनों को देखो, भुजाओं 4, 5 और 6, दूसरे की भी 4, 5 और 6, दोनों कैसे? समान है, लंबाई समान है, भुजाएं समान है, चौड़ाई समान हो सकती है। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो है ये सर्वांग सम भी है और समरूप भी है। परंतु ये पहले आकृति में जो है समरूप है, खाली सर्वांग सम नहीं है। ये दोनों में अंतर समझ में आया? तो समरूप और सर्वांग समता में अंतर क्या है? तो अपन आसानी से बता सकते हैं कि समरूप मतलब एक जैसा दिखाई देना परंतु उसकी लंबाई चौड़ाई भिन्न होती है। और सर्वांग सम मतलब उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी समान होती है और एक जैसा दिखाई भी देते हैं, इसलिए उनको सर्वांग सम कहते हैं। तो सर्वांग सम और समरूप ये दोनों में अंतर अपने को ध्यान में आ गया है। तो अपन आगे जाते हैं अभी। हाँ, तो अभी कक्षा 9वीं में हमने सीखा था, क्या सीखा था? कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये जो सूत्र है, इस सूत्र का उपयोग करके अपन बहुत सारे सवाल हल किए हुए। मैं वो सवाल हल करते समय कक्षा 9वीं में अपन सीखा है वही आगे अभी 10वीं में भी सीखेंगे। तो अभी ये दिया है 2 त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात। इसका अर्थ क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपने देखा अभी, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। मैं इस सूत्र का उपयोग करके 2 त्रिभुज बनाने का, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। अब ये देखो आकृति में 2 त्रिभुज दिए गए हैं, एक है एबीसी और दूसरा है पी क्यू आर। दोनों त्रिभुजों में एबीसी त्रिभुज में आधार कौन सा है? बीसी। कौन सा आधार? बीसी। और ऊंचाई एडी। और त्रिभुज पी क्यू आर में आधार कौन सा है? क्यू आर। और ऊंचाई है पी एस। अपना सूत्र क्या है त्रिभुज का? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। दोनों त्रिभुजों में सूत्र लगा के अपन हल कर सकते हैं। तो अभी देखो त्रिभुज एबीसी का आधार है बीसी और ऊंचाई है एडी। और त्रिभुज पी क्यू आर का आधार क्या है? क्यू आर और ऊंचाई है, जैसा अपन देखा पहले आकृति में आधार बीसी है और ऊंचाई एडी है, वही नीचे लिखा हुआ है। और दूसरी आकृति में आधार है क्यू आर और ऊंचाई है पी एस, वही इसमें लिखा हुआ है। दोनों का भी आधार और ऊंचाई ज्ञात हो गया तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ले सकते हैं अपन। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लिया हुआ है। पहला त्रिभुज है एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार है बीसी और ऊंचाई है एडी। इसमें भी एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 1/2 आधार है क्यू आर और ऊंचाई है पी एस। मैं इन दोनों में क्या समान है? इसमें क्या समान है? 1/2 समान है।
BC समान है क्या? BC और QR समान नहीं है, AD और PS भी समान नहीं है, तो इधर 1/2 कट जाएगा, तो क्या रहेगा? तो रहेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर BC गुना AD बटे QR गुना PS। मतलब 1/2 कट गया, तो रहा क्या? तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, क्या रहा? त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार और ऊंचाई इनका गुणनफल, और दूसरा भी आधार और ऊंचाई इनके गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार और ऊंचाई के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। ये कब होगा? जब ये आधार और ऊंचाई दोनों का आधार भिन्न हो और दोनों की ऊंचाई भिन्न हो, तभी ये अपन इसको दिखा सकते हैं। और इसके आधार से जो गुणधर्म है, इस आधार पर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ये जो गुणधर्म है, इस आधार पर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार और संगत ऊंचाइयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब ये अपन सिद्ध किया, मतलब ये गुणधर्म अपने को ज्ञात हुआ। तो ये जो पहला जो गुणधर्म है, ये दो त्रिभुज के आधार यदि भिन्न हो और ऊंचाई भी भिन्न हो, तभी ये गुणधर्म का उपयोग अपन उदाहरण हल करने में कर सकते हैं। परंतु यदि आधार समान हो या ऊंचाई समान हो, तो उसके लिए अलग गुणधर्म है। उसके लिए अलग गुणधर्म ये, अभी देखो पहली शर्त है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल की ऊंचाई यदि समान होने पर, ऊंचाई समान हो। पहले में क्या था? आधार और ऊंचाई दोनों भिन्न थे। अभी इसमें क्या है? ऊंचाई समान है। ऊंचाई समान हो तो अभी देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों में आधार कौन सा है? आधार BC है इसका, और ऊंचाई है AD। दूसरे में आधार है QR और ऊंचाई है PS। इन दोनों त्रिभुजों में क्या समान है? तो ऊंचाई समान है। क्या समान है? ऊंचाई। दोनों की देखो HH दिखाया गया है, तो दोनों की ऊंचाई समान है। परंतु पहले का आधार क्या है? B1 है, दूसरे का आधार क्या है? B2 है। तो दोनों का आधार समान है क्या? आधार समान नहीं है। तो क्या समान है? ऊंचाई। इसलिए दोनों के त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर BC गुना H बटे QR गुना H। तो इसमें क्या समान है? ऊंचाई। HH कट जाएगा, तो क्या रहेगा? BC बटे QR। BC बटे QR, तो BC क्या है? आधार, और QR क्या है? वो भी आधार। इसके आधार से यहाँ पर नीचे दिखाया गया है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर BC बटे QR है। तो BC का मान कितना है? B1, और QR का मान कितना है? B2। तो इसलिए दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। ऊंचाई समान हो तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है, वो उनके संगत आधारों के बराबर होता है। तो इसी ये जो गुणधर्म है, इसका गुणधर्म जो है समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है, ये सिद्ध होता है। मतलब ये गुणधर्म अपने को आसानी समझ में आता है, और इस पर सवाल भी आते हैं। ये जो प्रत्येक गुणधर्म है, इस पर सवाल भी आते हैं। अभी उसके बाद है शर्त सेकंड, मतलब शर्त दूसरी जो है, इसमें समान क्या है? आधार समान हो। दो त्रिभुजों के आधार समान होने पर, आधार समान हो तो उनकी ऊंचाई देखो। यहाँ पर दो त्रिभुज कौन कौन से है? एक है ABC। कौन सा त्रिभुज है? ABC। और दूसरा त्रिभुज APB। ABC और APB बराबर। अभी दोनों त्रिभुजों का आधार जो है, कौन सा आधार? AB। दोनों त्रिभुजों का आधार कौन सा है? AB। और ऊंचाई, पहले त्रिभुज की ऊंचाई है H1 और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई है H2। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात लिया गया है, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। इधर भी आधार गुना ऊंचाई। दोनों त्रिभुजों में क्या समान है? क्या समान है? आधार। आधार समान है, मतलब ए भी कट जाएगा, तो क्या रहेगा? H1 बटे H2। H1 क्या है? पहले त्रिभुज की ऊंचाई है, और H2 क्या है? दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई है। मतलब इस गुणधर्म, ये जो दोनों त्रिभुज है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है अपने को? यदि आधार समान हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। और यही गुणधर्म नीचे लिखा हुआ है, समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात
उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। ये तीसरा गुणधर्म अपने को ज्ञात होता है। तो अभी तक अपन पहला गुणधर्म क्या देखा? पहला गुणधर्म था कि यदि दो त्रिभुजों के आधार और ऊंचाई भिन्न हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार और ऊंचाई के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा गुणधर्म में क्या था? उसमें ऊंचाई समान थी तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात था वो आधारों के अनुपात में था। और तीसरा जो गुणधर्म है उसमें क्या है? आधार समान है तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है उनके ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। ये तीनों गुणधर्मों पर आधारित सवाल भी है। तो अपन अभी इस सवाल की ओर जाते हैं। अभी प्रश्न संग्रह जो है 1.1 उसमें सवाल दिया गया है। तो सवाल है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 है, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 हो तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। अभी इस सवाल को अच्छी तरह पढ़ने का और पढ़ने के बाद उसमें क्या समान है और क्या भिन्न है वो बताना है। तो पहला जो है, यदि किसी त्रिभुज, बार बार सवाल पढ़ने का, जब तक अपने को समझ में नहीं आता है तब तक सवाल पढ़ने का। यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 है, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 है, तो इसमें आधार दोनों का देखो, आधार कितना है? पहले का आधार है 9 और दूसरे का आधार कितना है? 10। 9 और 10 समान है क्या? नहीं। तो फिर ऊंचाई देखो, अभी ऊंचाई 5 है, इसकी ऊंचाई है 6, ऊंचाई समान है क्या? ऊंचाई भी समान नहीं है, आधार भी समान नहीं है। तो कौन सा गुणधर्म लगाओगे? पहला, दूसरा या तीसरा? तो कौन सा गुणधर्म लगाओगे? पहला गुणधर्म। पहला गुणधर्म क्या है? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो अपन वही अभी देखो, इसमें हल करते समय आधार लिख लो, ऊंचाई लिख लो। इसमें आधार है b1 9, ऊंचाई है 5, दूसरे में आधार है 10, ऊंचाई है 6। तो अभी दोनों भी आधार समान नहीं है, ऊंचाई भी समान नहीं है, तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है, आधार तथा ऊंचाई कैसी है? भिन्न है। और आधार और ऊंचाई भिन्न हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार तथा संगत ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होगा। मतलब जो पहला गुणधर्म है अपना, उस गुणधर्म का उपयोग इस उदाहरण को हल करने में करना है अपने को। और a1 बटे a2 मतलब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर b1, पहला जो आधार है उसका b1 और ऊंचाई है h1, बटे उसका आधार है b2 और ऊंचाई है h2। फिर उसका मान रखा, b1 का मान है 9, वो 9 रखा, h1 का मान है 5, वो रखा, b2 का मान है 10, वो रखा, और h2 का मान है 6, वो रखा। और इसे हल करने के बाद 9 गुना 5 45 होता है, 10 गुना 6 60 होता है। 45 बटे 60 मतलब 15 से यदि भाग दिया उसको तो 15 गुना 3 45 और 15 गुना 4 60, मतलब उसका आंसर कितना आया? 3 बटे 4। तो दोनों का जो अनुपात है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो कितना आया? 3:4। मतलब कितना आसान है सवाल है, बहुत ही आसान है, क्योंकि अपने को खाली गुणधर्म अच्छी तरह याद होना चाहिए। सवाल कैसा भी हो, वो खाली गुणधर्म यदि याद हो तो अपन कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। तीनों गुणधर्म तुमने अच्छी तरह पढ़ाई किया, तो पहला गुणधर्म यहाँ पर उपयोग किया अपन। अभी दूसरा उदाहरण देखते हैं अपन। दूसरा उदाहरण है, आकृति का निरीक्षण करो और निरीक्षण से यहाँ पर त्रिभुज, पहला जो त्रिभुज है वो ABC है और दूसरा त्रिभुज है ADB है। वो दोनों त्रिभुजों में क्या समान है? इधर लिखा है कि आकृति का निरीक्षण, आधार तथा समान ऊंचाई बताओ, कौन सा गुणधर्म का उपयोग अपने को करना होगा वो बताओ, और हल करो कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ADB उनका अनुपात ज्ञात करो। मैं ये दोनों त्रिभुजों में निरीक्षण करो, उसमें क्या समान है? तो तुम्हारे ध्यान में आया होगा कि त्रिभुज ABC का जो भुजा है AB और त्रिभुज ADB की जो भुजा है AB, दोनों की भुजा कैसी है? सामान्य है, समान है, एक ही भुजा है। और इसलिए दोनों का आधार यदि समान हो, मैं इसकी ऊंचाई अपन BC ले सकते और इसकी ऊंचाई AD ले सकते। मतलब ये जो दोनों समकोण त्रिभुज है, तो दोनों समकोण त्रिभुज में
आधार यदि तुमने BC लिया तो ऊंचाई ए भी होगी, आधार AD लिया तो ये ऊंचाई ए भी होगी। मतलब दोनों में आधार कोई भी लो, आधार समान हो सकता है या ऊंचाई भी समान हो सकती है। तो दोनों गुणधर्म का उपयोग, अपन कोई भी एक गुणधर्म का उपयोग कर सकते हैं। यदि आधार समान हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा, और आधार समान हो तो ऊंचाई समान हो तो आधारों के अनुपात के बराबर होगा। तो चौथा जो उदाहरण है उसमें भी देखो, चौथा उदाहरण में समांतर रेखाओं के बीच का अंतर, यहाँ पर समांतर रेखा कौन सी है, AD और BC, दोनों के बीच का जो अंतर है वो समान है, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच का अंतर होता है समान होता है। मतलब ये जो ऊंचाई है AP, ये ऊंचाई AP दोनों की कैसी है, समान है। यहाँ पर भी दो त्रिभुज है, कौन कौन से, त्रिभुज ABC और दूसरा BDC। दोनों त्रिभुजों में दोनों का आधार कौन सा है, BC, आधार है BC और ऊंचाई इसकी कौन सी है, AP। पहले त्रिभुज की ऊंचाई है AP और दूसरा त्रिभुज जो है BDC, BDC की भी ऊंचाई कौन सी हो सकती है, उसकी भी ऊंचाई AP हो सकती है। मतलब समांतर रेखाओं के बीच का जो अंतर है वो समान होता है, इसलिए उसकी ऊंचाई क्या है, समान है। और ऊंचाई समान हो और आधार तो तुम्हें पहले बताया कि आधार BC समान है दोनों त्रिभुजों का, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC, इन दोनों में आधार जो है BC वो समान है। तो दोनों का क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, आधार समान ऊंचाई समान, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आएगा, आधार और ऊंचाई समान हो तो क्षेत्रफल का अनुपात आता है 1/1। और इसलिए ये दोनों जो त्रिभुज है उनका दोनों का क्षेत्रफल कैसा होगा, समान होगा। मतलब ये जो तीनों गुणधर्म है उस गुणधर्म पे आधारित अपन 3 सवाल बराबर देखे। तो ये जो तीसरा उदाहरण जो चौथा है, ये चौथा उदाहरण में क्या है कि उसमें आधार भी समान है, ऊंचाई भी समान है, इसलिए उनके क्षेत्रफल भी कैसे होंगे, समान होंगे। ये इसके आधारित अपन ज्ञात कर सकते हैं। अभी प्रमेय है समानुपात का मूलभूत प्रमेय। अब ये जो प्रमेय दिया गया है इसमें प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अभी ये प्रमेय जो दिया गया है इसका अर्थ ध्यान में लेना बहुत ही जरूरी है कि इसमें अपने को सिद्ध क्या करना है, दत्त क्या दिया है, साध्य क्या दिया है। ये प्रमेय बार बार पढ़ने का, तो उससे अपने को दत्त ध्यान में आएगा, साध्य ध्यान में आ जाएगा और उसके आधार से अपन आकृति बना सकते हैं। और आकृति बनाई तो आधा प्रमेय हल हो जाता है, आकृति बनाने के बाद आधा प्रमेय हल हो जाता है। तो इसीलिए ये प्रमेय पढ़ने के बाद आकृति बनाना सीखना चाहिए। आप पहले बार बार प्रमेय पढ़ो। क्या, यदि किसी त्रिभुज की, अभी त्रिभुज तो सभी को बनाने का आता है, एक भुजा के समांतर, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3 भुजा होती है। तो एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को, त्रिभुज की 3 भुजा होती है तो एक भुजा को समांतर है, परंतु दो भुजाओं को क्या करती है, वो प्रतिच्छेदित करती है। और प्रतिच्छेदित करे तो यहां तक क्या होगा, दत्त होगा। वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब वह से जो आगे वाला जो पार्ट है वो क्या है, साध्य है। वही अपने को सिद्ध करना है कि वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अभी इसके आधार से अपन आकृति बनाएंगे। अभी आकृति में देखो क्या लिखा था उधर, किसी त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है दिया हुआ, ABC। कौन सा त्रिभुज है, ABC। किसी एक भुजा, अभी किसी एक भुजा के समांतर, अभी आकृति में निरीक्षण करो, रेखा L जो है वो कौन सी भुजा को समांतर है, BC भुजा को। कौन सी भुजा को समांतर है, BC भुजा को। मतलब रेखा L और BC भुजा ये समांतर है। उधर वही लिखा है, किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो रेखा L कौन सी भुजा को समांतर खींची गई है, BC को। और उसकी अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा कौन सी है, AB और AC। कौन सी भुजा है, AB और AC। दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर, कौन कौन से बिंदु है, P और Q। दो भिन्न बिंदुओं पर
प्रतिच्छेदित करे तो ये जो रेखा यल है, ए बी रेखा, ए बी भुजा और ए सी भुजा, इन दोनों को पी और बी क्यू बिंदु में प्रतिच्छेदित करती है। यहां तक क्या हुआ? दत्त हुआ। और देखो इसमें दत्त में त्रिभुज एबीसी में रेखा यल समांतर भुजा बीसी और रेखा यल ये भुजा AB को बिंदु P पर तथा भुजा AC को बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित करती है। ये यहाँ तक जो है ये दत्त हुआ। मैं अपने को सिद्ध क्या करना है? वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये क्या है? यहाँ से वह के आगे साध्य है। मैं साध्य जो है क्या दिया है? वह रेखा क्या करती है? अन्य दो भुजाओं को, कौन सी दो भुजा है? ए बी और ए सी को समान अनुपात में, अनुपात कौन सा है? ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। ये अपने को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। ये सिद्ध करना है। मतलब आकृति इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमेय कोई भी हो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? प्रमेय पूरा दत्त लिखते हैं, साध्य लिखते हैं, उपपत्ति भी लिखते हैं, परंतु आकृति ही नहीं बनाते हैं। यदि आकृति नहीं बनाया तो 0 नंबर मिलता है। एक भी नंबर नहीं मिलेगा, दत्त को भी नहीं मिलेगा, साध्य को भी नहीं मिलेगा और उपपत्ति को भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए प्रमेय यदि नहीं लिखा तो भी चलेगा, परंतु आकृति बनाना बहुत ही जरूरी है। प्रमेय जो है, समझो प्रश्न क्रमांक 3 में प्रमेय आता है। 3 का जो बी भाग है, बी भाग में प्रमेय आता है। दो प्रमेय पूछे जाते हैं। ये कभी कभी एक भी पूछते हैं, अभी वो कोई निश्चित नहीं, अपने ऊपर नहीं हो। प्रमेय जो है कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं और कम से कम 1 आएगा। प्रमेय रहता ही है। ये प्रमेय जो है ये अच्छी तरह पढ़ने के बाद आकृति बनाना यदि तुमने सीख लिया तो आकृति में अपने को आधा आंसर मिल जाता है, क्योंकि दत्त भी मिलेगा आकृति के आधार से। क्योंकि यही लिखना है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा यल जो है, रेखा यल समांतर भुजा बीसी और रेखा यल ये भुजा AB को बिंदु P में और भुजा AC को बिंदु Q में प्रतिच्छेदित करता है। बस आकृति बनाई तो उस पर दत्त लिखा जाएगा। और साध्य क्या है? अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो ये जो अनुपात दिया गया है AP मतलब ये जो यल भुजा है, यल भुजा क्या करती है? 2 भाग करती है AB भुजा के। कौन कौन से 2 भाग है? AP और PB, इन दोनों का अनुपात लेने का। और इधर AC भुजा के भी 2 भाग करती है, AQ और QC। ये समान भाग में वो विभाजित नहीं करती है। उधर लिखा है क्या? अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में, समान अनुपात बोला है, समान भाग नहीं करती है वो भुजाओं के, अनुपात समान है। मतलब AP बटे PB और AQ बटे QC, इन दोनों का अनुपात कैसा आएगा? समान आएगा। AP समझो 2 सेमी होगा तो PB 4 सेमी भी हो सकता है, और AQ 3 सेमी होगा तो QC 6 सेमी होगा। मतलब 2/4 और 3/6 दोनों का अनुपात कैसा आएगा? 1/2 आएगा। मतलब दोनों का अनुपात समान आएगा। तो ये अपन सिद्ध कर सकते हैं। और उसके बाद अपन अभी ध्यान में आया तुम्हारा प्रमेय, दत्त और साध्य कैसा लिखने का। तो अपन आगे अभी उपपत्ति देखते हैं इसकी। तो उपपत्ति देखने के पहले अपने को रचना करना आवश्यक है। रचना में क्या है कि रेखा PC, अभी रेखा PC और रेखा कौन सा? BQ, ये अपने को खुद को खींचना है। ये कोई दत्त प्रमेय में दिया नहीं है कुछ भी कि रचना करो ऐसा। वो रचना अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो आकृति के आधार से अपने को ध्यान में आ जाएगा कि क्या करना है रचना। तो PC और BQ दोनों को खींचा। दोनों रेख खींचने के बाद यहाँ पर जो आकृति है, अभी उपपत्ति इसके आधार से अपन आसानी से लिख सकते हैं। उपपत्ति की ओर जाते हैं अपन। अभी उपपत्ति में देखो, अभी 2 त्रिभुज जो अपन बनाया है वही त्रिभुज है, अलग कोई त्रिभुज नहीं, वही है। सभी ABC है, रेखा यल समांतर है BC, और वहाँ पे जो अपन रचना की गई है PC और BQ की। त्रिभुज जो है देखो, त्रिभुज APQ और PQB, PQ और B, ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों में
क्या समान है? ए पी क्यू और पी क्यू बी, ये दोनों में समान क्या है? समान है पी क्यू भुजा। क्या है समान? पी क्यू समान है। और अपने को इसमें भी दोनों त्रिभुजों में ए और ए त्रिभुजों ऊंचाई तो नहीं दिया है, ऊंचाई भी नहीं दिया है, आधार भी नहीं समझ में आ रहा है, परंतु यहाँ पर क्या समान है? ए पी और पी बी ये दोनों एक रेखीय है। ए पी और पी बी क्या है? एक रेखीय है। और एक रेखीय होने के कारण ये जो क्यू शीर्ष बिंदु है उसका, वो क्यू शीर्ष बिंदु दोनों त्रिभुजों का सामान्य शीर्ष बिंदु है। दोनों त्रिभुजों का सामान्य शीर्ष बिंदु क्या है? क्यू। इसलिए दोनों त्रिभुजों के ऊंचाई समान होगी और उनका क्षेत्रफल जो है आधारों के अनुपात में होगा। मैं यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू बी बराबर ए पी बटे पी बी। यदि ऊंचाई समान हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो आधारों के अनुपात के बराबर होता है। और यहाँ पर दूसरा जो है इसी प्रकार ए पी क्यू, यही त्रिभुज दोनों में कॉमन है, देखो ए पी क्यू मैं ए पी क्यू बटे दूसरा त्रिभुज क्या है? दूसरा त्रिभुज है पी क्यू सी। ये दोनों त्रिभुजों में भी इधर भी देखो ए क्यू और क्यू सी, ये दोनों जो रेखा है एक रेखीय है, एक ही रेखा पर है दोनों। और यहाँ से ये जो आधार है उसका पी क्यू ये समान है, मतलब एक ही रेखा पर एक रेखीय यदि आधार हो तो उनकी ऊंचाई क्या होती है? समान होती है। एक रेखीय आधारों की ऊंचाई समान होती है, तो उनका भी क्षेत्रफल जो है ए पी क्यू बटे पी क्यू सी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी आधार के अनुपात के क्षेत्रफल से। एक और दो में क्या समान दिखाई दे रहा है तुम्हें? देखा है, निरीक्षण करो जरा। एक और दो में ए पी क्यू पी क्यू बी पी क्यू सी, मतलब इन दोनों में समान क्या है? एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू। दोनों त्रिभुज में कॉमन त्रिभुज है ए पी क्यू और ए पी क्यू त्रिभुज समान है। दूसरा है पी क्यू बी और पी क्यू सी, ये दोनों जो त्रिभुज है रेखा एल के नीचे है, रेखा जो एल है उसके नीचे ही दोनों त्रिभुज है। और दोनों त्रिभुजों में यहाँ पर जो है दोनों में समानता क्या है? पी क्यू समान है। क्या समान है? पी क्यू। रेखा एल समांतर कौन सी भुजा है? बी सी। समांतर भुजाओं के बीच का जो अंतर है, मतलब ये जो अंतर है पी से लेकर बी तक, ये अंतर समान होता है। कहीं भी देखो यहाँ पर कितनी भी रेखा खींचो तुम ऐसी, सभी रेखाओं की लंबाई कैसी होगी? समान होगी। क्यों? क्योंकि ये समांतर रेखा है। रेखा एल और बी सी जो है वो समांतर है, वो दत्त में अपन दिखाया था। इसलिए इनकी ऊंचाई समान है, आधार भी समान है। आधार कौन सा है दोनों का? पी क्यू, क्योंकि पी क्यू बी और पी क्यू सी दोनों में देखो पी क्यू बी और पी क्यू सी, पी क्यू क्या है? समान है, मतलब दोनों का आधार समान है, ऊंचाई भी समान है, तो उनके क्षेत्रफल भी कैसे हो गए? समान हो गए। मतलब यहाँ पर जो है ये पी क्यू बी और पी क्यू सी दोनों की ऊंचाई भी समान है, तो दोनों का क्षेत्रफल देखो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू बी बटे बराबर एरिया त्रिभुज पी क्यू सी, ये दोनों का भी क्षेत्रफल समान है। मतलब पी क्यू सी और पी क्यू बी दोनों का समान है। ए पी क्यू ये पहले से ही समान है, तो इसके आधार से 1, 2 और 3, 1, 2, 3 में क्या दिया है? ए पी क्यू समान है, पी क्यू बी और पी क्यू सी अपन अभी दिखाया समान, मतलब 3 नंबर में। तो इसलिए 1, 2 और 3 से क्या ध्यान में आएगा कि दोनों का जो क्षेत्रफल का अनुपात है एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू बी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात कैसा है? समान है। तो इसलिए ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, वो जो सिद्ध करना था अपने को, वही अपने को देखो सिद्ध क्या करना था अपने को? ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, ये सिद्ध करना था और वही सिद्ध हुआ। बराबर ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, ये सिद्ध हो गया। इस तरह से अपन प्रमेय जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और ये जो प्रमेय है ये इस पर आधारित, यो क्या मैंने 5 मिनट आज
तो ये जो प्रमेय है, इस प्रमेय पर सवाल भी आते हैं। तो अभी प्रमेय अपने को समझ में आया, सभी को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इसका आधारित सवाल कैसा होता है वो भी देखते हैं अपन। हाँ, तो अभी उदाहरण दिया है, त्रिभुज ABC में डी समांतर BC, DB बराबर 5.4 सेमी, AD बराबर 1.8 सेमी, EC बराबर 7.2 सेमी, तो AE का मान ज्ञात करो, ऐसा सवाल दिया हुआ है। तो अभी अपने को आकृति बनाना पड़ेगा। सवाल दिया हुआ है आकृति बनाने का कि त्रिभुज ABC में क्या है, DE समांतर BC। मैं त्रिभुज बनाओ पहले ABC। तो त्रिभुज बनाया अपन ABC में DE समांतर क्या है, DE समांतर BC। तो यहाँ पर DE समांतर क्या है, BC। DE समांतर BC, DB कितना दिया है, DB दिया है 5.4, DB दिया है, AD दिया है 1.8, EC दिया है 7.2, और पूछा है अपने को AE का मान पूछा है। क्या पूछा है, AE का मान पूछा है। तो ये जो है त्रिभुज ABC में DE समांतर भुजा BC, वो जो प्रमेय था अपना, प्रमेय में क्या दिया था, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इसमें भी देखो त्रिभुज ABC में एक भुजा के समांतर कौन सी रेखा खींची गई है, D, और वो D अन्य दो भुजाओं को, कौन से अन्य दो भुजाएं, AB और AC, इनको दो भिन्न बिंदुओं में प्रतिच्छेदित करती है। कौन कौन से बिंदुओं में, D और E में। तो इसके आधार से कौन सा प्रमेय लग सकता है, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। समानुपात का मूलभूत प्रमेय से अपन ये उदाहरण हल कर सकते हैं। इसलिए प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कि उदाहरण हल करने के लिए। अभी इसे अपन हल करते हैं। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC दिया हुआ है, और समानुपात के मूलभूत प्रमेय से जो प्रमेय अपन अभी देखा कि क्या था उसमें, दत्त में था कि उनके अनुपात जो होते हैं समान होते हैं। इधर अनुपात क्या समान है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये अनुपात समान होते हैं। दत्त में ही दिया था, अपन सिद्ध ही किया था इसको। मैं समानुपात के मूलभूत प्रमेय से मैं उसका मान रखा, कितना है मान, AD का मान है 1.8 और रखा, DB का मान कितना है, DB का मान है 5.4 और रखा, AE का मान कितना है और नहीं दिया है अपने को, AE का मान कोई नहीं दिया है तो और नहीं रखा, EC का मान दिया है 7.2 और रखा। अभी इनका तिर्यक गुना करो, 1.8 गुना 7.2, ये तिर्यक गुना करो, और 5.4 गुना AE, इनका गुना करने के बाद यहाँ पर AE बराबर ज्ञात करना है अपने को। तो 1.8 गुना 7.2 बटे 5.4, इनका दशमलव हटा दो, ये दशमलव मतलब ये 18 हो जाएगा, इसका दशमलव हटा दो 54 हो जाएगा, 18 गुना 3 54 हो जाएगा, इधर ये 18 कट जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, 3 से यदि 7.2 को भाग दिया जाए तो 3 गुना 2 6 बचेगा 1, 3 गुना 4 12, एक दशमलव लगा देने, मतलब 2.4 आंसर आ जाएगा। तो यही बराबर कितना, 2.4 सेमी। इस तरह से अपन इसको हल कर सकते हैं। ये यदि 2-3 बार अपन एक बार प्रमेय को अच्छी तरह लिखा, एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, जब तक अपने को प्रमेय से आकृति बनाना नहीं आता है, दत्त साध्य लिखना नहीं आता है, तब तक उत्पत्ति मत लिखो। उत्पत्ति लिखने के बाद उसका आधारित उदाहरण भी आते हैं, उदाहरण भी पहले समझ लो कि उसमें कौन सा प्रमेय लग सकता है, क्योंकि प्रमेय एक ही नहीं है, ये अपन शुरुआत है, इसलिए आसान, एक पहला ही प्रमेय है तो तुम आसानी से बता दिया कि यहाँ पर समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगेगा। परंतु जब भी पोर्शन पूरा हो जाएगा तभी अपने को ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा प्रमेय कहाँ लगता है, और वो आसान होता है, क्योंकि यदि पढ़ाई समय पे किया तो लिखना बहुत ही हल करना बहुत ही आसान है। तो अभी सभी जो जितना पढ़ा है तुम्हें वो अच्छी तरह लर्न करो। आज अपन कल दूसरा और शुरू करेंगे, तो ये तुम्हें कल जो आज जो पढ़ा है वो कल ये पूछा तो आना चाहिए, और इसलिए जिस दिन जो पढ़ाया गया उसी दिन पढ़ लो, और दूसरे दिन आते समय वो अपने को पूरा ध्यान में आना चाहिए, और नया जो शुरुआत होती है वो पीछे का अपने को याद आए तो आगे का बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।